हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हर साल लाखों इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स सिर्फ एक गलती की वजह से होते हैं। हज़ार्ड्स को पहचानने में आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसा पावरफुल टूल HIRA, जिसको हीरा भी बोलते हैं, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जिससे आप एक्सीडेंट्स को होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज आप सीखेंगे वो स्किल्स जो हर टॉप HSC ऑफिसर या एक्सपर्ट, जो भी HSC प्रोफेशनल है, उसको अलग बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है HIRA, जिसको हम हीरा भी बोलते हैं। HIRA होता है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ये जो HIRA है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई द हज़ार्ड्स, टू इवेलुएट द रिस्क और टू इम्प्लीमेंट द कंट्रोल मेजर्स। जो भी हज़ार्ड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम इसमें, और रिस्क को इवेलुएट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं। फ्रेंड्स, जो हीरा होता है उसके कोर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू प्रिवेंट द इंजरीज, इल हेल्थ और एनवायरनमेंट डैमेज और असेट लॉस भी हम बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो HIRA को गवर्न करते हैं वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में आते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में आते हैं ISO 45001। ISO जो 45001 है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए यूज़ होता है, और ISO 31000 जो कि यूज़ होता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और OSHA रेगुलेशंस, ILO गाइडलाइंस, जो ILO होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी गाइडलाइंस भी होती है। नेक्स्ट इंडियन स्टैंडर्ड्स आते हैं जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, और IS 18001 जो पुराना था, अभी जो है जो अलाइन हो गया है ISO 45001, अभी रिसेंटली 18 से लेकर के 2018 में ये ISO 45001 अपग्रेड हो गया था। फ्रेंड्स, जो हीरा का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हीरा का आता है, डिफाइन स्कोप। हीरा में क्या होता है फ्रेंड्स, जो एक्टिविटीज़ है, प्रोसेसेस है, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट है, या फिर जो आपकी रूटीन, नॉन रूटीन और इमरजेंसीज, उसमें आपको स्कोप को डिफाइन करना है। सेकंड स्टेप आता है फ्रेंड्स, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। आपको जो हज़ार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल हज़ार्ड्स, जितने भी पॉसिबल हज़ार्ड्स होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपका फिजिकल, साइकोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल, जितने भी फायर हज़ार्ड हो गया, जितने भी हज़ार्ड है, वो ऑल पॉसिबल हज़ार्ड, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, रिस्क असेसमेंट। आपको जो रिस्क है उसको असेस करना है, आपको डिटरमाइन करना है रिस्क, और आपको लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी और जो सीवियरिटी है उसका इम्पैक्ट क्या है वो आपको डिटरमाइन करना है। फ्रेंड्स, जो रिस्क होता है, रिस्क का फॉर्मूला होता है लाइक्लीहुड इनटू सीवियरिटी, कितना सीवियर है। तो नेक्स्ट आप समझेंगे रिस्क मैट्रिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये है रिस्क मैट्रिक्स, जो कि सीवियरिटी का कितना इम्पैक्ट है और इसका जो लाइक्लीहुड है वो प्रोबेबिलिटी कितना है, इसमें रिस्क मैट्रिक्स में ये मेंशन किया गया है। फ्रेंड्स, अगर देखेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो जो सीवियरिटी है वो इस तरफ ऊपर की तरफ जो है बढ़ रही है। जो फर्स्ट है वो माइनर सीवियरिटी है, सेकंड मॉडरेट में आएगा, थर्ड मेजर में आएगा, और जो फोर्थ नंबर पे ये पॉइंट है ये हाईली सीवियर है, जो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है। और फ्रेंड्स, अगर हम इस लोकेशन, इस साइड में देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है वो लाइक्लीहुड जो लो है, और फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा।
तो आप देख सकते हो इसमें जो ये एक्सट्रीम पॉइंट है फ्रेंड्स, जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पर हाईली सीवियर और हाईली लाइक्लीहुड पॉइंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्टेप 4 है जो रिस्क इवैल्यूएशन के लिए, जो कि इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, रिस्क को कंपेयर करते हैं विथ एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया, डिसाइड करना है एक्सेप्टेबल और टॉलरेबल, अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्टेप 5 है जो वो है रिस्क कंट्रोल, अप्लाई हिरार्की ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल करने का जो हिरार्की है वो आपको अप्लाई करना है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारा, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप आता है जो कि हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है। फर्स्ट स्टेप आता है एलिमिनेशन, रिमूव हजार्ड कंप्लीटली। अगर आप हजार्ड को रिमूव कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपको कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहिए। और अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट, ये तो फर्स्ट स्टेप है, आपको रिमूव करना है। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तो सेकंड स्टेप आता है सब्स्टिट्यूट। फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तो आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, उसको आप जो है रिप्लेस विद सेफर अल्टरनेटिव। अगर उसका कोई सेफर अल्टरनेटिव है जिसका इम्पैक्ट कम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। अगर आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हो और सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते हो तो इंजीनियरिंग कंट्रोल आपको करना है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल मशीन की गार्डनिंग वगैरह होती है, मशीन गार्ड्स लगते हैं पुली में, रोटेटिंग कंपोनेंट्स में, तो आपको आइसोलेट करना है, जो हजार्ड है उसको आइसोलेट करना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें फ्रेंड्स ट्रेनिंग्स आता है, प्रोसीजर आता है, और परमिट टू वर्क जो प्रोसीजर रहता है, ट्रेनिंग्स रहती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। और फ्रेंड्स जो रिस्क हिरार्की ऑफ कंट्रोल में सबसे लास्ट स्टेप है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हम इसको बोलते हैं, वो आता है पीपीई। पीपीई होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। फ्रेंड्स जो पीपीई में आता है इसमें आपके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, आपके लिए हेड के लिए जो हेलमेट्स आ गया, आपका सेफ्टी ग्लास आ गया, और हैंड ग्लव्स आ गया, सेफ्टी शूज़ आ गए, आपका एप्रन आ गया, वो डिपेंड करता है आप किस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हो, तो उसके हिसाब से ही आपके पीपीई यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल में काम करना है तो आपको केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स पहनने चाहिए, फुल बॉडी, कभी कभी जो है फुल बॉडी का जो कवर ऑल पहनना होता है, फेस शील्ड पहनना होता है, वो डिपेंड करता है क्या काम आप कर रहे हो उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल हॉट वर्क है उसके पीपीई डिफरेंट आते हैं, और फुल कन्फाइंड स्पेस है तो उसके पीपीई डिफरेंट होते हैं, केमिकल वर्क है उसके पीपीई डिफरेंट आते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ हजार्ड्स। जो हजार्ड्स होते हैं उसके जो टाइप्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जो टाइप्स ऑफ हजार्ड है वो इसमें आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा कुछ लिस्ट आउट किए हैं, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएंगे। सो फर्स्ट आता है फ्रेंड्स फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड जो है इसके आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे नॉइस हो गया, वाइब्रेशन हो गया। ये जो नॉइस है फैक्ट्री में मशीन्स की साउंड आती है, वो वाइब्रेशन हो गया इक्विपमेंट का, ये सब जो है जो जैक हैमर वगैरह होते हैं, और जो मिल वगैरह रोलिंग मिल होगी उसमें साउंड्स आते हैं, वो नॉइस के अंडर आता है। और जो वाइब्रेशन है जैसे जैक हैमर्स वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं वो फिजिकल हजार्ड में आते हैं। हीट स्ट्रेस, जो हाई एम्बिएंट टेम्परेचर एरिया में जो लोग काम करते हैं उनको हीट स्ट्रेस हो सकता है, हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं। और कोल्ड स्ट्रेस, जो बहुत कोल्ड एरिया में, यूरोपियन कंट्री या कोल्ड एरिया में जो लोग रहते हैं जहाँ स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, माइनस में होता है, तो कोल्ड स्ट्रेस भी आपको हो सकता है। वो सब फिजिकल हजार्ड का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है रेडिएशन। रेडिएशन फ्रेंड्स हो सकती है अल्ट्रा वायलेट आयनाइजिंग रेडिएशंस, जो जैसे वेल्डिंग्स वगैरह करते हैं वेल्डिंग की रेडिएशन आती है,
या फिर एक्सरे वगैरह भी फिजिकल हजार्ड्स में आती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जो फिजिकल हजार्ड में पुअर लाइटिंग। अगर आपका लाइटिंग पुअर है फ्रेंड्स तो आपको फिजिकल हजार्ड के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आप कहीं पे गिर सकते हो, स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है। तो नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। ये तो फ्रेंड्स एग्जांपल हो गए फिजिकल हजार्ड के। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो आप नॉइज़ आपको आइडेंटिफाई करना है तो नॉइज़ के लिए नॉइज़ मीटर आता है, उस पर आप रीडिंग देख सकते हो कि कितना रीडिंग्स आ रहा है। उसका एक स्टैंडर्ड लिमिट भी होता है डेसिबल में कि 85 डेसिबल से कम है तो आपके लिए वो सेफ़ है, और अगर उससे ज़्यादा है तो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। उसका 85 डेसिबल एक लिमिट है, उससे कम है तो सेफ़ है, उससे ज़्यादा है तो सेफ़ नहीं है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जो टेम्परेचर है, उसके लिए टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी आते हैं, और जो वर्कर भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि किस टाइप का हजार्ड है, वो भी फिजिकल हजार्ड में आएगा, वर्कर्स के जो कंप्लेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल मेजर। फ्रेंड्स जो फिजिकल हजार्ड है उसको कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, अकॉस्टिक एनक्लोजर, आपका इंसुलेशन हो सकता है। और इंसुलेशन फ्रेंड्स बेसिकली हॉट इंसुलेशन और कोल्ड इंसुलेशन होता है, जिससे हॉट इंसुलेशन है और कोल्ड इंसुलेशन होता है कोल्ड स्ट्रेस से बचने के लिए। और इंसुलेटेड मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है बेसिकली। हीट स्ट्रेस है, कोल्ड स्ट्रेस से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेंटिलेशन सिस्टम आता है फ्रेंड्स, ये भी इसके फिजिकल हजार्ड का एक कंट्रोल मेजर है। पीपी हो गया, जैसे आपको नॉइस है तो उसके लिए आप ईयर प्लग लगा सकते हो, आप ईयर मफ्स लगा सकते हो, कूलिंग जैकेट पहन सकते हो अगर हीट स्ट्रेस है। कूलिंग जैकेट भी आता है फ्रेंड्स, जो हॉट एरिया है जहाँ हॉट एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है वहाँ पर कूलिंग जैकेट भी पहनते हैं। वो जो कूलिंग जैकेट होता है फ्रेंड्स उसमें एयर फिल करते हैं तो वो ठंडा एकदम कूल हो जाता है वो जैकेट। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है मैकेनिकल हजार्ड्स। मैकेनिकल हजार्ड्स के एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताता हूँ। रोटेटिंग मशीनरी, जितना भी इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स का जो रोटेटिंग पार्ट्स है वो आता है मैकेनिकल हजार्ड में। और मूविंग पार्ट्स, स्लाइडिंग, और इसका जो क्रशिंग हो गया, इसका शेयरिंग पॉइंट्स हो गया, ये सब आता है मैकेनिकल हजार्ड में। आपका फिंगर क्रश हो सकता है या कोई भी बॉडी पार्ट क्रशिंग हो सकता है, वो मैकेनिकल हजार्ड में आएगा मशीन के। और नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, मशीन को आपको इंस्पेक्शन करना है। जब भी आप मशीन को स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपको मशीन को चारों साइड चेक करना है, उसका चेक पॉइंट से जो चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है। सारे जो मशीन के गार्ड्स हो गए वो सब अपने प्लेस पे होने चाहिए, और अगर कोई मिसिंग गार्ड है तो वो भी वहाँ पर फिक्स करना है। और अनसेफ मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, आपको जो जल्दबाजी में काम नहीं करना है मेंटेनेंस का, उसके भी आपको मैकेनिकल हजार्ड के चांस होते हैं। जैसे आपको कोई बोल्ट टाइट कर रहे हो, ज़्यादा टाइट कर दिया, या आप कोई बोल्ट ओपन कर रहे हो, आपका स्पैनर जो है वो स्लिप हो गया, तो उससे भी मैकेनिकल हजार्ड के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स जो कंट्रोल मेजर है इसके, वो मशीन गार्डिंग, आपको जो मशीन के जो रोटेटिंग पार्ट्स है या फिर मूविंग पार्ट्स है उस पर आपको गार्ड लगाना है, मशीन को गार्डिंग करना है, इंटरलॉक्स करना है। फ्रेंड्स जो आपके जो मशीन के गार्ड्स है, इंटरलॉकिंग में क्या होता है, जो आपके मशीन में गार्ड्स लगते हैं, अगर आप मशीन का डोर ओपन करते हो तो आपका मशीन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, तो उससे भी आपको सेफ्टी रहेगा। तो आपको जो सेफ्टी गार्ड्स है वो इंटरलॉक करने चाहिए, और लिमिट स्विच से उसको इंटरलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी स्टॉप सिस्टम। आपका जो भी इक्विपमेंट्स है उसमें इमरजेंसी स्टॉप सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मैकेनिकल हजार्ड्स होता है तो आप उसको इमरजेंसी स्टॉप बटन से रोक सकते हैं उसको। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स
जो कंट्रोल मेजर है वो है लॉकआउट टैग आउट, इसको लोटो भी बोलते हैं। ये होता है फ्रेंड्स एनर्जी को आइसोलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसमें भी आप लोटो लगा सकते हैं, और मैकेनिकल में आप वाल्व को लॉक कर सकते हो, या फिर कोई लाइन को, या उसको भी हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको आप लॉक कर सकते हो, पूरा लोटो लगा सकते हो। लोटो एक बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं डिफरेंट एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड में हम एग्जांपल देखते हैं टॉक्सिक गैसेज, जो एलपीजी हो गया, अमोनिया हो गया, एसिड्स हो गए, H2SO4 है जो सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl हो गया वो सॉल्वेंट हो गए, या फिर डस्ट होता है जो सिलिका और लेड, ये आते हैं फ्रेंड्स केमिकल हजार्ड के अंडर। इसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है फ्रेंड्स, जो SDS है, MSDS भी बोलते हैं, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, या फिर सेफ्टी डेटा शीट भी हम इसको बोलते हैं। आपको सेफ्टी डेटा शीट से आप केमिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो केमिकल जो है टॉक्सिक है या फिर नॉन टॉक्सिक है, फ्लेमेबल है, नॉन फ्लेमेबल है, या उसका फ्लैश पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसको हैंडलिंग करने का तरीका, वो सब सेफ्टी डेटा शीट में आता है। बेसिकली सेफ्टी डेटा शीट में आपको 16 पॉइंट्स रहता है, 16 पॉइंट्स जो है उसके अंदर आता है पूरा। तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में। और नेक्स्ट आता है एयर मॉनिटरिंग, आप जो एयर का पोल्यूशन है उसको मॉनिटर करते हो। और नेक्स्ट है ओडोर डिटेक्शन, अगर ओडोर का उसका स्मेल आता है कुछ, तो उससे भी आप केमिकल हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स केमिकल हजार्ड के लिए जो कंट्रोल मेजर्स है। कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन। एक तो जो आपका जो केमिकल आप यूज़ कर रहे हो वो केमिकल आप जो है, या तो आप लेस टॉक्सिक केमिकल यूज़ कर सकते हो, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन आप लगा सकते हो, जो भी फ्यूम्स रहेगा केमिकल का वो वेंटिलेशन के थ्रू बाहर चला जाएगा। और केमिकल को आप स्टोरेज कंप्लायंस भी कर सकते हो, आप जो केमिकल स्टोरेज के लिए जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है PPE, आप रेस्पिरेटर पहन सकते हो, मास्क पहन सकते हो, और ग्लव्स भी पहन सकते हो, सेफ्टी ग्लास भी आप पहन सकते हो केमिकल हजार्ड से बचने के लिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड में आप एग्जाम्पल देखेंगे तो बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए। ये जो बैक्टीरिया है फ्रेंड्स ये पानी में भी होता है, पानी में अगर आपका पानी इकट्ठा है तो उसमें लेजियोनेला नाम का एक बैक्टीरिया रहता है, ज़्यादा दिन पानी में इकट्ठा रखने से तो बैक्टीरिया भी उसमें रहता है। वायरसेस हो गया, मोल्ड हो गया, फंगी हो गया, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर, ये सब आता है बायोलॉजिकल हजार्ड में। फ्रेंड्स आइडेंटिफाई कैसे करना है, हाइजीन ऑडिट्स आपको करना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट्स आपको चेक करना चाहिए, और जो एनवायरमेंटल सैम्पलिंग है, एयर सैम्पलिंग, एयर पॉल्यूशन, सोयल पॉल्यूशन जो भी रहता है उससे भी आप बायोलॉजिकल हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फ्रेंड्स जो कंट्रोल मेजर्स है बायोलॉजिकल हजार्ड के लिए, आपको सैनिटाइजेशन करना चाहिए, जैसे कोरोना टाइम में हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते थे हम हैंड सैनिटाइजेशन के लिए। और आपको जो है वो वैक्सीनेशन करना चाहिए, ये कोरोना का बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। बायोलॉजिकल हजार्ड के लिए जो कोरोना वायरस था, वायरस से बचने के लिए हमने क्या किया था, सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन किया था और वैक्सीन भी लगाया था। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स PPE भी हमने यूज़ किया था, ग्लव्स, मास्क। और नेक्स्ट आता है वेस्ट मैनेजमेंट। ये वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेंड्स ये होता है आपको जो वेस्ट जनरेट होता है, वो वेस्ट कुछ भी हो सकता है, तो हजार्डस, नॉन हजार्डस इस टाइप का वेस्ट हो सकता है, तो उसको वेस्ट को मैनेज करेंगे आप तो जो बायोलॉजिकल हजार्ड है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। फ्रेंड्स जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें मैं डिफरेंट वीडियो आपको बनाने वाला हूँ, फ्यूचर में वो आएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एर्गोनॉमिक हजार्ड। जो
हमिक हज़ार्ड है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना। जो लोग भी रिपीटेटिव मोशन में काम करते हैं, पुअर जिनका पोस्टर रहता है, मतलब जो आपको सीटिंग पोस्टर, जिस जैसे आप कहीं ऑफिस में चेयर पर बैठते हो, तो जो सीटिंग पोस्टर है अगर पुअर पोस्टर है तो आपको बैक पेन होने के चांसेस है। रिपीटेड मोशन, जो भी आप रिपीटेड एक्टिविटी करते हो उससे भी आपको एर्गोनॉमिक हज़ार्ड होने वाला है। या फिर जो मैनुअल हैंडलिंग वर्क है, जितना भी मैनुअल हैंडलिंग वर्क है उससे भी आपको एर्गोनॉमिक हज़ार्ड होने के चांसेस है। फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई कैसे करना है? जो आपका वर्क स्टेशन है उसका असेसमेंट करना है। क्या आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं क्या वहाँ पर रिपीटेड मोशन हो रहा है, या फिर आपके वर्क स्टेशन में जो आपके लिए चेयर दिया गया है सीटिंग के लिए, उसका जो पोस्टर है वो चेयर जो है वो सही है या नहीं है, उसका हाइट चेयर का, उसमें बैक सपोर्ट है या नहीं है, और जो वर्कर फैटिग रिपोर्ट्स है वो भी आपको एर्गोनॉमिक हज़ार्ड डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर फ्रेंड्स, ये एर्गोनॉमिक डिज़ाइन या फिर जॉब रोटेशन आप कर सकते हो। सबसे बेस्ट यही है जो कि जॉब रोटेशन। अगर एक आदमी बार बार रिपीटेड, आपकी कंपनी में कहीं पर भी रिपीटेड वर्क है जहाँ रिपीटेड मोशन होता है, या फिर पुअर पोस्टर या मैनुअल हैंडलिंग वर्क है, तो आप वहाँ पर जो आपका वर्कर है, जो भी आपका एम्प्लॉई है, आप उसको रोटेट कर सकते हो अलग अलग जॉब में। वो डिपेंड करता है किस टाइप का वर्क है और कितना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम होने वाला है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल हज़ार्ड में फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं। वर्क स्ट्रेस, बहुत सारी कंपनी में ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जो हज़ार्ड है बहुत ज़्यादा होता है। वर्क स्ट्रेस आपको हो सकता है, आपको जो काम है वो काम समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको ओवरलोड कर दिया गया है वर्क के लिए, तो भी आपको वर्क स्ट्रेस होने वाला है। और नेक्स्ट है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। आपका ड्यूटी जो है 8 आवर्स रहता है और आपसे ज़बरदस्ती 12 आवर या फिर 16 आवर का ड्यूटी करवाया जाता है, जो कि आपके लिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स में आ जाएगा, 12 to 16 आवर्स। तो जो है साइकोलॉजिकल हज़ार्ड्स, आप उसको जो है स्ट्रेस आ जाएगा आपको लॉन्ग ड्यूटी से। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हरासमेंट में भी आपका जो है साइकोलॉजिकल हज़ार्ड में आता है। नेक्स्ट इसका जो आइडेंटिफिकेशन है एम्प्लॉय सर्वे, जो कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे भी है जो HR टीम करवाती है। और नेक्स्ट आता है एब्सेंटिज़म। इससे भी आप पता कर सकते हो, अगर आपका जो एम्प्लॉय है एब्सेंट रह रहा है तो दैट मीन्स उसको या तो वर्क स्ट्रेस है, या फिर जो लॉन्ग वर्किंग आवर है उसके कारण टायर्ड हो चुका है। हरेसमेंट भी उसका एक रीज़न हो सकता है कि उसको छुट्टियां नहीं मिल रही हो। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल चेंजेस। अगर किसी का बिहेवियर में भी चेंजेस आया है दैट मीन्स साइकोलॉजिकल हज़ार्ड है। वो वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है, या कुछ और रीज़न भी हो सकता है, या फिर पर्सनल रीज़न से भी साइकोलॉजिकल हज़ार्ड होते हैं। नेक्स्ट इसका जो कंट्रोल मेजर है फ्रेंड्स वो है वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज़। HR ये पॉलिसीज़ बनाता है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर आपका जो डिपार्टमेंट है कंपनी में, तो वो भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसीज़ बना सकता है। ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो आपको वर्क स्ट्रेस होने वाला है। नेक्स्ट आता है काउंसलिंग प्रोग्राम्स। फ्रेंड्स इसमें क्या है, आपका एम्प्लॉय का काउंसलिंग भी किया जाता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जो कि एक टाइप का सर्वे ही माना जाता है। नेक्स्ट आता है क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेशन क्लियर रहता है फ्रेंड्स, तो आपको जो है वो वर्क स्ट्रेस कम रहता है। काम से रिलेटेड कभी कभी क्या होता है, कम्युनिकेशन अगर क्लियर नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता है क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है, आपको क्या करना है। तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, आप जो है कभी कभी गलत काम कर बैठते हो, या फिर आपको समझ में नहीं आता है कि आपने क्या करना है। तो उस केस में आपका जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड।
इलेक्ट्रिकल हजार्ड में आपका जो एग्जांपल हम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक, आपका जो शॉर्ट सर्किट है उससे भी आपको इलेक्ट्रिकल हजार्ड आ सकता है। और जो आर्क फ्लैशेस है, जैसे कि कोई वेल्डिंग काम कर रहा है तो उससे भी आपको इलेक्ट्रिकल हजार्ड का चांसेस है। इसमें आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल हजार्ड में इलेक्ट्रिकल ऑडिट हम कर सकते हैं। जो एक्सपोज्ड वायरिंग है उसको हम कंड्यूट में डाल सकते हैं, फ्लेक्सिबल में डाल सकते हैं, होस में, या फिर जो है एक्सपोज्ड वायरिंग नहीं रखना है। आपको ऐसा यूज़ में नहीं करना है जो डैमेज्ड केबल है या कुछ प्रॉब्लम है। तो कंट्रोल मेजर्स क्या है फ्रेंड्स? प्रॉपर अर्थिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉपर अर्थिंग करते हो तो आपको करंट लगने के चांसेस कम है। और आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो भी आप लगा सकते हो, जो कि आपको करंट लगने से बचाता है। या फिर आपका जो भी आपको प्रॉब्लम, मशीन में कोई भी फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाते हैं। और नेक्स्ट आप इंसुलेशन भी कर सकते हो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के लिए बचने के लिए। और जो पैनल्स वगैरह होते हैं उसके सामने आप इंसुलेटेड मैट रखते हो, इंसुलेटेड ग्लव्स यूज़ कर सकते हो। और इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट आता है लॉकआउट टैग आउट। ये जो फ्रेंड्स लॉकआउट टैग आउट है, इसको हम जो लोटो भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आइसोलेट करने के लिए, अगर आपको कोई भी मशीन में या कहीं भी आपको काम करना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड। फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड का एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें जो एलपीजी लीक हो गया, या फ्लेमेबल केमिकल्स है, या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी एक फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड का रीज़न है। आइडेंटिफाई कैसे करना है? गैस डिटेक्टर, जो एलपीजी अगर लीक हो रहा है तो उससे फायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल है। और उसमें आप क्या कर सकते हो? गैस डिटेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा भी गैस लीक होता है तो ये जो डिटेक्टर है आपको अलार्म देंगे। और अगर आपका लोअर एक्सप्लोजर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो आपका जो एलपीजी लाइन है उसमें सोलिनॉइड वाल्व लगा होगा, वो ऑफ कर देगा, उसको कट कर देगा। तो ये इसको आइसोलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। या फिर आप लीक टेस्ट भी कर सकते हो। सोप सॉल्यूशन से जो एलपीजी लाइन है या दूसरा कोई भी गैस लाइन है, उसको आप सोप सॉल्यूशन से लीक टेस्ट भी कर सकते हो। इसका फ्रेंड्स जो कंट्रोल मेजर है वो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आप लगा सकते हो। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में आप स्प्रिंकलर्स लगा सकते हो, आप स्मोक डिटेक्टर लगा सकते हो, आप FM200 लगा सकते हो। और गैस सप्रेशन सिस्टम है जो बेसिकली आप जो है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट्स। आपको जो इक्विपमेंट्स है वो ऐसा यूज़ करना है जो एक्सप्लोजन प्रूफ हो, और प्रॉपर स्टोरेज भी आपको करना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एनवायरमेंटल हजार्ड। एनवायरमेंटल हजार्ड में एग्जांपल एयर पोल्यूशन, वेस्ट डिस्चार्ज और ऑयल स्पिलेज है। इसको कंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रॉपर जो है वेस्ट को मैनेज करना है, सेग्रीगेट करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट को अलग अलग स्टोर करना है, और अलग अलग उसको हजार्डस, नॉन हजार्डस ऐसा करके डिस्पोज भी करना है। और पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस भी आपको, जैसे कि बैग हाउस होता है, और फिल्ट्रेशन यूनिट, फिर बैग फिल्टर्स होते हैं, कार्ट्रिज फिल्टर, और भी जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। वेट स्क्रबर भी एक कंट्रोल मेजर है, जिससे कि आपको एनवायरमेंटल हजार्ड से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कन्फाइंड स्पेस हजार्ड्स। कोई भी ऐसा स्पेस जो जैसे प्रेशर वेसल वगैरह है जो बंद होता है बाहर से, उसमें थोड़ा सा ओपनिंग रहता है, बाकी पूरा क्लोज्ड सरफेस रहता है, स्पेस रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रहता है और टॉक्सिक गैसेस। उसमें क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल कम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। तो उसका कंट्रोल मेजर क्या है फ्रेंड्स? गैस टेस्टिंग करना है आपको जो है ऑक्सीजन टेस्टिंग करना है,
कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्टिंग करना है, और आपको सल्फर डाइऑक्साइड जो H2S भी आपको मॉनिटर करना है। तो आप गैस टेस्टिंग कर सकते हो। कन्फाइंड स्पेस का परमिट सिस्टम आता है, परमिट टू वर्क, उसका चेक शीट रहता है, उसका ट्रेनिंग दे सकते हो, और रेस्क्यू प्लान भी आप कर सकते हो इसके लिए। नेक्स्ट आता है वर्क एट हाइट हज़ार्ड। ये जो वर्क एट हाइट हज़ार्ड है फ्रेंड्स, इसमें क्या है बेसिकली, फॉल्स फ्रॉम लेडर्स से आदमी गिर सकता है, या फिर हाइट से फॉलिंग फ्रॉम हाइट, वो एक हाइट का वर्क का हज़ार्ड है। या फिर स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो गया, उससे भी आपको जो है हाइट वर्क का हज़ार्ड होता है। इसके लिए कंट्रोल मेजर्स क्या है फ्रेंड्स, फॉल अरेस्ट सिस्टम को आपने लगाना है, और गार्ड रेल्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो। अपना जो हाइट में कहीं भी काम करना है तो वहाँ पर गाइड रेल्स यूज़ कर सकते हो। और जो सेफ्टी हार्नेस है आपको, वो हार्नेस पहनना है, फुल बॉडी हार्नेस पहनना है, और एंकरिंग पॉइंट पे हुक करना है, तो भी आप जो है वर्क एट हाइट हज़ार्ड से बच सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स। इसमें जो है आपके मल्टीपल मेथड्स यूज़ होते हैं। जैसे आपको जो हज़ार्ड्स है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको करना है वर्क प्लेस इंस्पेक्शन। आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करना है कि वहाँ पर किस टाइप का हज़ार्ड हो सकता है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जिसको हम JSA बोलते हैं, आप जॉब सेफ्टी एनालिसिस कर सकते हो वहाँ पर, व्हाट इफ़ एनालिसिस कर सकते हो, और हैज़ोप स्टडी भी कर सकते हो। हैज़ोप बेसिकली हज़ार्ड एंड ऑपरेटिबिलिटी स्टडी होता है। नेक्स्ट आप कर सकते हो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, और वर्कर का कंसल्टेशन। जो आपके वर्कर है, एम्प्लॉय है, आप उनसे पूछ सकते हो कि आपके एरिया में किस टाइप का हज़ार्ड है, या आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उससे जो है काफ़ी इनपुट मिलने वाले हैं। वो हो गया आपका हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स रिस्क कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स। इसमें बेसिकली आइडेंटिफाई हज़ार्ड, असेस रिस्क, सिलेक्ट कंट्रोल। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट कंट्रोल। जो आपका एम्प्लॉय है उनको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, मॉनिटर करना है इफ़ेक्टिवनेस, और रिव्यू करना है, पीरियडिकली रिव्यू करना है उसको। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। फ्रेंड्स जो ISO 45001 है उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं, एक आप हीरा रजिस्टर बना सकते हो हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, और रिस्क असेसमेंट का रजिस्टर बना सकते हो, रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स आप बना सकते हो, SOPs बना सकते हो, वर्क इंस्ट्रक्शन बना सकते हो, और ट्रेनिंग रिकॉर्ड रख सकते हो आप, और इंसिडेंट रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स मेरा जो हीरा पर वीडियो। और अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा है तो आपको ये अपने जो है अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और आपको जो है रिस्क असेसमेंट, अपना जो भी आपका जो वर्क एरिया है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर रिस्क असेसमेंट भी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो में सीखा हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैट्रिक्स, रिस्क कंट्रोल, और टाइप्स ऑफ हज़ार्ड्स। अब अगली बार जब आप साइट पर जाएं तो सिर्फ काम मत देखें, आपको हज़ार्ड को भी देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। क्योंकि एक जो सच्चा इंजीनियर या फिर सच्चा जो वर्कर है वो वही है जो एक्सीडेंट को होने से पहले ही रोक दे। सच्चा सेफ्टी ऑफिसर वही है जो एक्सीडेंट होने से पहले ही रोक दे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आप लाइक करें, कमेंट में लिखें सेफ, और ऐसे ही पावरफुल HSE वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और सेफ कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, सेफ कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जो है सेफ्टी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी की। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं आपको मिलूँगा इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।